Hi guys, very welcome to all of you again in your foundation class. I hope you all are safe and stay at your homes. So today we will continue whatever left in the previous class. So in previous class we have discussed the terminology of accounts. We have discussed capital, we discussed drawing, we discussed transactions, goods, then we discussed assets, right? So then we discuss expenses, profits, revenue. This much we cover already in our previous classes. Okay. So today I'm going to discuss and end this terminology part. So whatever rest of the terminology is there, that part I'm going to cover. Okay. So let's start. So आज हम लोग शुरू करेंगे जो जो टर्मिनोलॉजी बाकी है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सो आई होप आप सबने पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, और जो कि मैं पहले क्लास में बताया था ये आपका पार्ट ऑफ सिलेबस है, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। आप एक बार ओवरलुक कर दीजिए सब, आई होप आप सबको याद भी आ जाएगा टर्मिनोलॉजी। मैं भी बस ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, जो कि एक बार आपको रिकअप हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग इसमें से भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलो, हमने एसेट खत्म किया था। आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे डेब्टर, फिर आएगा हमारा क्रेडिटर, फिर आएगा हमारा बिल्स रिसीवेबल, फिर हमारा आएगा बिल्स पेएबल, ठीक है। ये चार पहले डिस्कशन कर लें, क्योंकि चार लिंक है, इसको इस चार को पहले खत्म करते हैं। सो डेब्टर मीन्स क्या है, आप सबको पता होगा, मैं बता देता हूं। सिंपली वर्ड में हम लोग जिससे गुड्स सेल्स किए हैं क्रेडिट में, हम लोग जिससे गुड्स सेल्स किए हैं क्रेडिट में, उसको कुछ टाइम दिए हैं पैसा देने के लिए, जैसे कि 3 महीने हम लोग दिए हैं और फ्यूचर पीरियड में हमें वो पैसा देगा। आज हम लोग गुड्स सेल किए, आज के एग्जैक्ट 90 डेज के बाद वो पैसा देगा। सो इस 90 डेज के लिए वो बंदा जिससे हम लोग गुड्स सोल्ड किए हैं वो हमारे लिए है डेब्टर। इसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट बोल, ठीक है। तो डेफिनेशन वाइज अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे डेफिनेशन वाइज, तो डेब्टर मीन्स ए पर्सन हु ओ टू द बिजनेस, जो बिजनेस को पैसा देगा उससे हम लोग बोलते हैं डेब्टर। और इससे हम लोग बोल सकते हैं द पर्सन टू हुम बिजनेस सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू पे इन ए लेटर डेट कॉल्ड एज डेब्टर्स। समझ में आ गया? जिसको हमने क्रेडिट में भेजा है उस बंदे को हम लोग डेब्टर बोलते हैं। इसका नेचर क्या है? ये करंट एसेट्स है। समझ में आ गया? हाँ। तो नेक्स्ट वन विल बी योर creditor. Reverse. When business purchase goods on credit from supplier. So जब भी हमारे बिजनेस को गुड्स चाहिए और हम लोग को क्रेडिट में लेके आता है, जिससे हम लोग क्रेडिट से लेके आते हैं, जो कि हमारा सप्लायर जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग जब तक उसका हम लोग पेड नहीं करते हैं तब तक हम उसे क्रेडिटर बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर। डेफिनेशन वाइज अगर बात करेंगे, द पर्सन टू हुम बिजनेस और मनी इज कॉल्ड क्रेडिटर। जो बंदे को बिजनेस पैसा देगा उससे हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि डेब्टर कहाँ यूज होता है, क्रेडिटर कहाँ यूज होता है। जैसे डेब्टर आपका करंट एसेट्स है, वैसे ही क्रेडिटर आपका करंट लायबिलिटी है। सो डेब्टर आपका यूज होता है क्रेडिट सेल्स के लिए, क्रेडिटर यूज होता है क्रेडिट परचेस के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ।
ठीक उसी तरह अलग दो कॉन्सेप्ट है जो हम लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। इसका मतलब क्या है? व्हेन ए पर्सन sold goods to another on credit basis and issued a bill in favor of that person, and once the person accepted the same and returned to the seller, we called as bills receivable। इसका मतलब है अगर कोई सेलर एक बायर को गुड्स सेल करता है क्रेडिट से, एंड सेलर क्या करते हैं, बायर की एग्निस्ट में एक बिल रेज करता है, और हम लोग बोल सकते हैं बिल इशू करता है ये लिख के कि बायर यू परचेज गुड्स फ्रॉम मी ऑन दिस द डेट, दिस इज द क्वांटिटी एंड दिस प्राइस एंड यू गोइंग टू पे द सेम विथिन 2 months। The same buyer accepted. Accepted means buyer giving his signature. We can say assents to the seller. The bill which one received by the seller we called as bills receivable। तो दोनों का दोनों बहुत सारा सेम है। डेटर में हम लोग उसे सीधा डेटर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक प्रूफ रहता है बिल का, सो जिसके अंदर हम लोग बिल प्रेजेंट करके लेके आ सकते हैं। हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कौन से केस में बोलते हैं, जो कि नेगोशिएशन के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रूफ। ओके, ये समझ में आ गया? हाँ, ये होता है issued by the buyer on behalf of the seller to pay on the dead date। ओके, सेम थिंग बिल्स पेबल, उसका उल्टा है। हम लोग अगर बिजनेस goods purchased from supplier and raised a bill against the supplier to pay them on due date, once the bill accepted by the supplier and returned to the business, from the business point of view we mark as a bill payable। समझ में आ गया? हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया। डेप्टर क्रेडिटर में, सॉरी, डेप्टर क्रेडिटर में क्या होता था, डेप्टर में हम लोग बस क्रेडिट से क्रेडिट परचेस करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वहाँ कोई बिल जनरेट या बिल इशू नहीं होता था। पर बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल में हम लोग बिल जनरेट करते हैं, ठीक है। इसलिए जो बिल हमको मिलता है हम उसे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। जो बिल हमें देने को है सप्लायर को पैसा, उसे हम लोग बोलते हैं बिल्स पेएबल। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर, हमें यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलो मैं अभी इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। सो ये है आपका करंट एसेट्स, ये है करंट एसेट्स, ये है करंट लायबिलिटी, ये है करंट एसेट्स, ये है करंट लायबिलिटी। आपको मेरा इससे पहले क्लास में बताया था एसेट के बारे में, कौन से एसेट को हम लोग करंट एसेट कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये बताया था। हाँ सर, ठीक उसी तरह मैंने इसको सेग्रीगेट किया है, कौन सा करंट एसेट है, कौन सा करंट लायबिलिटी। एक चीज मैं आपको करंट लायबिलिटी नहीं बताया, बस यहाँ तक याद रखो करंट लायबिलिटी। मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक आपको लायबिलिटी के बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। चलो इसको एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो हम लोग अभी जैसे ऐसे डिस्कशन किए थे, ठीक उसी तरह हम लोग लायबिलिटी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो लायबिलिटी, इसका सिंपल मीनिंग क्या है? सिंपल मीनिंग है लायबल टू पे on due date। Liability means to whom business owing the money to pay in future date। All the aggregation of all that person from the business point of view was a liability। Let's say we discuss in the creditor and bills payable, both are owing by the business to whom business going to pay in future dates। उन सबको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। जिस चीज को
बिजनेस पैसा देगा उसे हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटी। समझ में आ गया? हाँ, ये तो समझ में आ गया। तो ठीक उसी तरह मैंने जैसे आप सबको एसेट के बारे में बताया था, एसेट का सेग्रीगेशन किया था, ठीक उसी तरह लाइबिलिटी भी सेम टू सेम एग्जैक्ट है, बस एसेट की जगह हम लोग लाइबिलिटी लिखेंगे। तो इसको हम लोग ठीक उसी तरह 3 ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, दूसरा है करंट लाइबिलिटी, तीसरा है फिक्टिटियस। फिक्टिटियस लाइबिलिटी, ठीक है। सो हम लोग अभी जो डिस्कशन करेंगे उसके लिए किसको हम लोग क्यों क्या बोलते हैं, इससे हम लोग और एक चीज बोल सकते हैं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्या बोल सकते हैं? कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। चलो अभी एक एक चीज हम लोग डिस्कशन करते हैं। जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, कौन सी में हम लोग करंट लाइबिलिटी बोलते हैं और किस किस को हम लोग फिक्टिटियस या कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मैं आप सबको डिस्कशन किया हूँ एसेट के बारे में, ठीक है, ठीक उसी तरह लाइबिलिटी भी है। अगर कुछ लाइबिलिटी हमें मोर देन 1 पीरियड टाइम देता है पेड करने के लिए, और ऐसा कुछ लाइबिलिटी है जो कि हम लोग 1 साल के बाद भी पेमेंट कर सकते हैं, और हम लोग इन अदर वर्ड में बोल सकते हैं वी कैन मेक पेमेंट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। और जो कि हमारा बुक्स में है जिसका ड्यू डेट आता है 1 अकाउंटिंग पीरियड के बाद में, तो सबको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। सो इसको कौन बोलते हैं? मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। आप इसको अदर वर्ड में लिख सकते हैं टू बी सेटल्ड, to be settled in more than 1 accounting period। accounting period जो कि सेटल होगा हमारा 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा, इसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। क्या है? जो कि हमारा उसी अकाउंटिंग पीरियड में सेटल हो जाएगा, टू बी सेटल विथ इन दैट अकाउंटिंग पीरियड। इन अदर वर्ड्स टू बी सेटल विथ इन 1 year, और वी सपोज टू बी पे विथ इन 1 year। टू बी सेटल्ड विथ इन द अकाउंटिंग पीरियड। ओके, ये तो समझ में आ गया? हाँ सर, हमें यहाँ तक समझ में आ गया कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो है वो हमारा 1 साल से ज्यादा टाइम लेगा सेटलमेंट के लिए। करंट लाइबिलिटी जो है वो हमारा 1 ही साल में सेटल हो जाएगा। और जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, इस ये डिपेंड्स अपॉन द occurring of events or situations to be declared as liability, to be declared as liability। तो इसका मतलब क्या है? जो लास्ट वाला है कंटिंजेंट, ये डिपेंड करता है इवेंट्स को। मैं इसमें एक चीज यूज करता हूँ, इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है। फिर से लिख लेता हूँ, आपको समझ में आ जाए।
depends upon future events. Depends upon future events or any occasions are happening of any occasion to be proved as liability. To be proved as liability. ठीक है. So इसका मतलब क्या है? ये लास्ट वाला था. ठीक है. चलो लास्ट वाला का मीनिंग ये है कि एक लाइबिलिटी को प्रूव करना है. अगर हमारा कोर्ट में कुछ केस चल रहा है, अगर कोर्ट का केस हमारा एग्नेस्ट में जाएगा तो हम लोग उसको पेमेंट करेंगे. इसका मतलब है डिपेंड्स अपॉन द आउटकम ऑफ एन फ्यूचर इवेंट्स और occasions which creating the liability for payment. That's called as contingent liability. क्योंकि इसमें certain नहीं है whether liability going to happen or not. It depends upon an future events or occurring on an occasions. Got it? हाँ यहाँ तक समझ में आ गया. तो first one what I discussed है long term liability. The liability is going to be settling future period, that is more than one accounting period, we call this long term liability. Let's say we made some debentures. Debentures are normally long term, that is a long term liability. If you going for creditor, bills payable, income received in advance, these are a current liability. Why? Because these are going to be settled within that accounting periods. Got it? हाँ सर, हमें यहाँ तक समझ में आ गया. तो आपको लाइबिलिटी बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया. लाइबिलिटी क्या है, करंट लाइबिलिटी क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या है, समझ में आ गया. जैसे आप लोग बैंक लोन लेते हैं, हमेशा लोन वगैरह लॉन्ग टर्म लोन होता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर 4 ईयर जो कि मोर देन 1 ईयर होता है. उस लोन को भी हम लोग बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, क्योंकि हम लोग को उसका पेमेंट का जो EMI है तो सब इंस्टॉलमेंट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड है. समझ में आ गया? हाँ सर, हमें यहाँ तक समझ में आ गया. आप चाहो तो एक बार नोट कर दीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा बाकी टर्म्स क्या क्या है. Liability, description of liability. 3 types of liability is there. One is long term liability, current liability and contingent liability. हो गया? Okay, wrote it. Long term liability to be settled in more than one accounting period. Current liability to be settled within the accounting period. To be settled within the accounting period. Fictitious or contingent liability depends upon future events, or we can say depends upon an outcome or future events or any happening of any occasions to be proved as liability. जो कि कुछ occasion happening से उसका proof होगा कि वो liability है, उससे हम लोग बोलते हैं contingent liability. समझ में आ गया? मैं आपको बस briefly बता रहा हूँ. क्यों briefly बता रहा हूँ? Why describing briefly? Because you already studied in first year. It will better if I give you some recap with that, so it go directly to your mind, and once I explain these things, you just go and prefer in your workbook. Foundation book was enough. Listen, only I am saying about concept and introduction part. Means terminology and introduction part I am saying your books is enough to
recap these things. But yes, as I told previously also, will give you questions about your exam patterns and practicing question sets also we're going to give you. And anything which need you for theory part, that notes also we can give you. But as much as I know, for you, theory was not that much of required. Main your perspective was long question type that 24 marks and bit questions that is 60 marks, that is mainly depend upon the objective MCQ and others. So for that I will give you practice questions. You can practice, we can discuss, we can interact also for any doubts in that. Okay. But this terminology and all, as you have already studied in first year, so I am giving only brief about so that it will be recap your mind and refreshing your minds and knowledges also. That's why I am giving only brief about each and every terminology. Okay, chalo. Let me erase these things. You can erase? Okay, thank you. So, we discussed liability, we discussed debtor, we discussed creditors, we discussed bills receivable, we discussed bills payable, and we discussed assets. So, let us move forward little bit with the part of expenditure. Okay, with the part of expenditure. I accept all you be concentrated on this part because you may expect any question from this point of view. It will give an example and asking you to match A and B, whether it is a capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure. It will ask any type of question from this expenditure part. Note that from terminalist part it may ask, but you can expect more questions or confirm few short questions from expenditure parts. Okay, so let's explain you what is expenditure. Expenditure means anything we spend for the smooth running of business, for the sustainability of the business, and for long-term purposes. What I say, anything we spend for the day-to-day activity purpose of the business, for the long-term sustainability of the business, and to run the business. Whatever we spend the money, we call it expenditure. It may be the amount of expenditure which is spent may be small or which may be huge amount. It depends upon how we spend the money. As a base on that spending, we as a expenditure we divided into three parts. So first part would be depending upon the use money, which we can say is capital expenditure. Next part we can day-to-day business activity or we run the business spending, we may say is revenue expenditure. Apart from that, one more expenditure is there, which we can say deferred revenue expenditure. What is deferred revenue expenditure and revenue expenditure? Difference? Is there any interlink between capital expenditure and deferred revenue expenditure? Yes. Once I explain you one by one, you may get some idea and some knowledge about this expenditures. Okay. I hope you all are studying this thing also in the first year. Still, I am giving you some knowledge. What is capital expenditure? What is revenue expenditure? And what is deferred revenue expenditure? Okay. The expenditure part was divided into three types. One is capital, next one is revenue, last one was deferred revenue.
deferred revenue. Okay, so I'm going to explain you one by one. The which expenditure we can say capital expenditure, which expenditure we can say revenue expenditure, which expenditure we can say deferred revenue expenditure. So when the amount of spending or we can say amount of expenses involved was used and for long term purpose, what I say, when the amount of spend or expenses involved used and for long term purposes, the same expenditure we can say as a capital expenditure. Spend for long term purpose and involvement of money was huge. Got it? So let's say we are going to purchase some fixed assets. So generally fixed asset means the assets which are buying for generating revenue into future period or for generating revenue for more than one accounting period. Same way, the amount of expenditure incurred for that buying of fixed assets we called as capital expenditure, and the amount might be huge amount. Okay, the spending, that's why we called as capital expenditure. In other way, we can say capitalize the same. Capitalize the same means we can include the total amount into the asset value. Whatever expenses made, the total expenditure should be known as the amount of buying of the assets. That's why you call it as capital expenditure. Got it? Revenue, the amount of money spending to run the day-to-day activity of the business, or the amount was small in nature, and the expenses which we may get the services in the current accounting period we called as revenue expenditure. Got it? Yes. The amount which was spent for running the day-to-day activities of the business. Okay, and the amount was small. Here, involvement was huge. Here, small. Okay, so you got some idea regarding capital expenditure and revenue expenditure. So revenue expenditure means whatever we are paying, like you paying rent, you paying telephone bills, you are paying electricity bills, you paying salaries, you paying wages, you are giving discount, all are coming under revenue expenditure. Or you are paying some commissions also, all are coming under your revenue expenditure. Got it? Which we are in one accounting period. The capital expenditure was involvement into more than one accounting periods. Got it? You understood these things? Yes, sir. We understood these things. Okay. Let's discuss about deferred revenue expenditure. So why I am saying the word deferred and revenue? If you want to know these things, let me make a line under these two. Okay, one is deferred, one is revenue. Deferred means
deferment of more than 1 year. Like what I explained just before, we explain is the revenue expenditure was made spent for the current accounting period. Got it? Yes, sir. We understood that revenue expenditure was spending for the current accounting period. Or in other way, we can say you are spending the expenses for receiving the services for the current accounting period. समझ में आ गया? जो जो सर्विस हमको उसी अकाउंटिंग ईयर में मिल जाएगा, उसके लिए हम लोग जो जो एक्सपेंसेस करते हैं उस सब को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। समझ में आ गया? ठीक। डिफर मीन वो जो सर्विस हमें मिलता है, अगर उसका नेचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो जो सर्विस हमको आता है वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में इन्वॉल्वमेंट है। जिसका नेचर होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द अमाउंट होगा यूज, और जो सर्विस मिलेगा हमको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ? वो सर्विस हमारा डिफर्ड हो गया। डिफर्ड मतलब जो हमें एक अकाउंटिंग ईयर में मिलता था वो एक अकाउंटिंग ईयर से उसके और एक अकाउंटिंग ईयर पे चला गया। इसका मतलब ये है, आप लोग ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज मत होइए। मैं इसमें एक भी वर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर का यूज नहीं किया है, इसमें बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं। ठीक है, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने क्या बोला, जो सेम चीज बोला जिसका सर्विस हमें मिलता है मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, उससे हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें भी वही चीज बोला, एक चीज ध्यान, इसमें मैंने बोला द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने क्या बोला? द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर which we are incurred, but the service will be received from more than 1 accounting period. ये भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पर इसका जो सर्विस हमें मिलेगा ये हमको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड से मिलेगा, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं deferred revenue expenditure। इसलिए मैंने बोला deferred means not be closed within that accounting period, deferred from 1 accounting period more than, जो कि जैसे हम लोग बोलते हैं एक से मिलेगा, एक से ज्यादा चला जाएगा। तो इस ईयर से होता था, इस ईयर होने के बावजूद अगले ईयर भी मिलता है, अगले साल भी हमको मिलेगा, इसलिए बोलते हैं फ्रॉम दिस ईयर टू डेफर टू द नेक्स्ट ईयर। समझ में आ गया? हाँ, जैसे इसको मैं लिख लेता हूं, बाय नेचर इट्स ए revenue expenditure, but the service will receive more than 1 accounting period. 1 accounting period. Got it? So, जैसे मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल हम लोग लेते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेट्स स्टार्ट। Once our business started, we made some expenses into advertisement of the business. पहले अगर एडवर्टाइजमेंट हुआ, उसके लिए बिजनेस शुरू होने से पहले लोग को पता चलना चाहिए ना कि हम लोग क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हम लोग क्या क्या सेल करेंगे, कब लाएंगे, सारा का सारा हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सारा का सारा हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं। जो एक्सपेंसेस हम लोग करते हैं एडवर्टाइजमेंट का, वो अमाउंट ह्यूज रहता है और उसका सर्विस हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिलता है। क्योंकि जब तक हम लोग एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट से नहीं लाते, जो कि हमारा पहला न्यू प्रोडक्ट है, अगर उसमें हम लोग कुछ ऐड नहीं करते हैं, तब तक वो प्रोडक्ट के लिए हम लोग जो एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा खर्चा किया था उसको ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसलिए हम लोग बोलते हैं डेफर। इसका मतलब एक एग्जांपल ले लो, मेरा बिजनेस शुरू होता है 2015 में, ठीक है।
2015 my business will be started. So day 1 I spent 10 lakh. I spent 10 lakh on advertising. So this 10 lakh will not recover in the current year. Let's say the advertisement will be 10 years. What's the term? 10 years. So the amount which is spent in advertising for the new product of the business will receiving the benefit at least for 10 years. So every year there should be 1 lakh will be our revenue expenditure. Please listen, this is carefully. 10 years. So every year how much it will coming? Sir, it will coming 1 lakh every year. Each year. Yes or no? Yes. Each year it will coming 1 lakh. So the advertisement itself by nature it was a revenue expenditure. Though we made or we spent a huge amount in advertising our new product, that's called 10 lakh for 10 years. That's why every year there should be a 1 lakh only the revenue expenditure. That means if you go by simple terms, the benefit which you are receiving within one period, that we call as revenue expenditure. Yes. You may ask one question here, sir, why you did not treat the same as a capital expenditure? Yes, it's a good question. Why can't we treat the same as a capital expenditure? Instead of treating the capital expenditure, why you are treating as a deferred revenue expenditure, right? So what I say, it is that part of revenue expenditure. That means वो जो expenditure है by nature एक revenue expenditure है, by nature revenue expenditure है, but by functioning, by the function, it's a deferred revenue expenditure. It's a deferred revenue expenditure. How? Because the advertising cost was 10 lakh, which the service will be received by us at least 10 years. That means a revenue expenditure by nature, the function was like more than 1 year. So whatever expenditure we made in total for the 10 years, the same we will say is a deferred revenue expenditure. And the benefit which we are receiving each year out of the spending into deferred revenue expenditure, the same will be treated as revenue expenditure in the current year. समझ में आ गया? जो हमारा 10 लाख हुआ था एक्सपेंडिचर 10 साल के लिए, तो हमारा हर साल कितना रुपया आता है? हर साल हमारा 1 लाख आता है. जो 1 लाख हमारा हर साल आता है वो हमें सर्विस के हमको उसका सर्विस मिलता है कितना? 1 लाख. तो 1 साल में जो हमें मिल गया, हम लोग जो स्पेंड करते हैं एक्सपेंसिव सर्विस पाने के लिए, उससे हम लोग क्या बोलते हैं सर? उससे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. करेक्ट. बट जो फंक्शनिंग मोर देन 1 ईयर है सर, जो पार्ट हमारा 1 साल से ज्यादा आ रहा है उस सब पार्ट को हम लोग बोलते हैं deferred revenue expenditure. समझ में आ गया? क्लियर? If you have still any doubt or you are not understanding or somehow you have some doubt, then you can please contact me. I've already given my number in the post. Okay. Same thing. So out of 10 lakh, at the end of first year, how much service we are receiving? Sir, we are receiving the service amount was 1 lakh. So 1 lakh will be our revenue expenditure. 1 lakh will be our revenue expenditure. And the 9 lakh, remaining 9 lakh will be our deferred revenue expenditure. क्या बोलते हैं हम लोग उसे? Deferred revenue expenditure. समझ में आ गया? हाँ सर, हमें ये समझ में आ गया. तो अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. यहाँ तक क्लियर हो गया सब? हाँ सर, हमें यहाँ तक क्लैरिटी मिल गया. और एक थोड़ा आगे मैं इसको डिस्कशन करता हूँ. ठीक है, चलो. पहला आपका क्लैरिफिकेशन हो गया रेवेन्यू
एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है, कौन सी एरिया में हम लोग किस किस एक्सपेंडिचर को सिर्फ और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे, और कौन सी सिचुएशन में वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताएंगे, और जो हम लोग बोलेंगे ट्रीटमेंट करेंगे। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है सारी चीज? हाँ सर, हमें यहाँ तक पूरा क्लैरिटी है। चलो अभी थोड़ा आगे चलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है? ध्यान से सुनो, ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने क्या बोला, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट है वो ह्यूज है, रेवेन्यू का स्मॉल है, ठीक है। लेट्स से आई परचेस्ड एन फिक्स्ड एसेट फॉर 10 लाख। मैंने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा जिसका प्राइस है 10 लाख, उसको मैंने यूज किया। सो एट द थर्ड ईयर द फिक्स्ड एसेट वाज नीड सम मेंटेनेंस, fixed asset was need some maintenance. Okay, so we spent around 1 lakh for the maintenance. We spent around 1 lakh for the maintenance of fixed asset. ठीक है, वो हमने उस साल किया, थर्ड ईयर में स्पेंड किया उसके मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, so जो अमाउंट मैंने स्पेंड किया उसका सर्विस हमें उस साल मिल जाएगा, तो वो 1 लाख को हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया? तो सिंपली टर्म आप बच जाएंगे। अब जो भी एक्सपेंसेस करो, अगर उसका सर्विस हमें एक साल में मिल जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और आगे चलते हैं, थोड़ा लास्ट डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। आप ये सब एक बार नोट कर दीजिए, 1 मिनट देता हूँ, फिर मैं आपको लास्ट बताऊंगा 2-3 एग्जाम्पल में कैपिटल कैसे कैसे रेवेन्यू होगा, उसको कैपिटल भी हम लोग कह सकते हैं। एक बार नोट कर दीजिए। Expenditure of 3 types: capital, revenue, and deferred revenue. The capital expenditure was spent for long-term purpose. Investment of money was used. The revenue expenditure was just spent for running the day-to-day activities, the business, and deferred revenue by nature it's a revenue expenditure, but the service will be received more than one accounting period. ये है इसका डेफिनेशन। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया, नोट कर दिए। एक रिक्वेस्ट है, अब जब भी मैं सारे पढ़ने के बाद एक बार once I stop the classes, you go through your book and once recap the terminology what you have provided. If still you have any doubt, then please contact me. Don't hesitate to ask your doubts. Okay, so let's erase these things. Okay, I'm erasing. So I'm writing some examples. Okay, let's say 1. Purchasing of fixed assets 10 lakh. 2. Rent, salary, wages, commission 2 lakh. Spent on maintenance of fixed asset 1 lakh.
Okay, fourth one, spent on advertisement of products for 5 years, 6 lakh. Okay, so first one, this one will be your fixed asset, means capital expenditure, rent, salary, wages, commission paid normally within the year, revenue expenditure, this one capital, this one revenue expenditure, spent on maintaining the fixed asset. What fixed asset we are buying? We spent 1 lakh for the maintenance of fixed asset. Still, if we are including the money in maintenance of fixed asset, still the same is going to treat as revenue expenditure. Okay, then spent on the advertisement of product for 5 years. This is called as deferred revenue expenditure. Deferred revenue. समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ सर, हम ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए. So here we will discuss one more thing. In what cases the revenue expenditure should be treated as capital expenditure, or in what cases we capitalize the revenue expenditure. Okay, चलो मैं अभी ये तीन इरेज कर लेता हूँ. ठीक है, ये तीन मैं अभी इरेज कर लेता हूँ. जो फिक्स्ड एसेट है, लेट्स एन एग्जांपल, वो इरेज दिस थिंग आल्सो. We'll take a fresh example, okay, for your understanding. Let's say purchased a machinery with capacity of 60 liters, cost 10 lakh. Okay, next, incurred expenditure in year 3 for the maintenance of machinery, 3 lakhs. Okay, and in year 6, incurred expenditure for the maintenance of machinery, by which the capacity of the machinery was increased to 70 liters. Amount was 4 lakh. Okay, let's discuss these three examples. Okay, so first one, straightforward. First one will be straightforward. What is this? It's a capital expenditure, right? What are these two consequences? So, first one, in year 3, the expenditure which are made for the maintenance of machinery, 3 lakh. It's only for maintenance, so we are going to treat it as a revenue expenditure. Okay, समझ में आ गया? हाँ सर, ये तो इजी है.
last one, the interesting one. What it is same maintenance we made again in year 6, but in that maintenance the capacity of the machinery was increased from 60 liter to 70 liter. It means indirectly we purchased a new, we added or purchased a new 10 liter machinery, right? You understand this way. इसका मतलब अगर हम लोग कुछ एक्सपेंसेस करते हैं फिक्स्ड एसेट में, जिससे उसका वैल्यू इंक्रीज होता है, उसका कैपेसिटी इंक्रीज होता है, या उसका आउटपुट प्रोडक्शन आवर इंक्रीज होता है, वो सब जो इंक्रीजमेंट हुआ, हर एक इंक्रीजमेंट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इन अदर वर्ड वी विल से कैपिटलाइज द सेम। समझ में आ गया? हाँ सर। तो ये 4 लाख को हम लोग बोलेंगे कैपिटलाइज्ड, और कैपिटल एक्सपेंडिचर एडेड टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर, हमें यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना इंपॉर्टेंट है समझना है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सी केस में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, कौन सी केस में कैपिटलाइज भी करते हैं, हाँ कि नहीं? तो कैपिटलाइज का सिंपल टर्म मैंने क्या बोला, अगर कुछ एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं जो कि बाय नेचर रेवेन्यू होगा अनफिक्स्ड एसेट में, वो एक्सपेंडिचर होने के बाद अगर फिक्स्ड एसेट का कुछ चेंजेस आता है, या कुछ कैपेसिटी इंक्रीज होता है, या कुछ प्रोडक्शन भी उसका आता है ज्यादा, तो उस सब को अगर चेंजेस हुआ तो द सेम को हम लोग कैपिटलाइज करेंगे और हम लोग फिक्स्ड एसेट में ऐड कर लेंगे, ना कि उससे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। ठीक है, पर हम लोग एक्सपेंडिचर करने से फिक्स्ड एसेट का कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, नथिंग चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एसेट, देन द सेम should be treated as revenue expenditure. Got it my point? Yes sir, हमें अब तक समझ में आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, समझ में आ गया। चलो, आपका टर्मिनोलॉजी पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में जब शुरू करूंगा मैं आपका कंसेप्ट कन्वेंशन शुरू करूंगा, फिर डबल एंट्री के बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, स्टे सेफ, बाय बाय।